दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। फ्राइडे के दिन बाजार में तूफानी तेजी थी। बीएसई सेंसेक्स में करीब 2000 पॉइंट की भारी भरकम तेजी। उसके बावजूद भी वारी एनर्जी के स्टॉक में गिरावट हुई। तो क्या सिग्नल है इसके? क्या स्टॉक और नीचे आने वाला है या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी? क्या आने वाले समय 2300 की जो इसकी पुरानी ऑल टाइम लो है क्या उसको भी टच कर सकता है या फिर यहाँ से 3700 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा जो इसकी ऑल टाइम हाई है? फिलहाल स्टॉक उस लेवल से 1000 पॉइंट नीचे है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि क्या है इसके लिए कमजोरी, क्या है इसके प्लस पॉइंट, उसको जानेंगे। और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जैसा स्टॉक है, आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज के कारोबार की बात कर ले तो 2702 पर क्लोजिंग थी। 0.71% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में 2805 का हाई भी बना था। यानी इंट्राडे में तेजी बनी थी लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई। स्टॉक जैसे ऊपर की तरफ गया वहाँ से बिकवाली शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि इसने 2672 का लो बनाया। काफ़ी नीचे गया लेकिन थोड़ा सा क्लोजिंग उसके ऊपर की तरफ रही है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक दबाव में है और ये स्टॉक आप देखें तो लगातार नीचे आ रहा है। स्टॉक आप देखें 7 नवंबर को 3500 के आसपास था, जो गिरते हुए 11 नवंबर को 3000 तक आ गया और उसके बाद भी लगातार गिरावट का दौर जारी है। आप देखो कि यह स्टॉक जो 12 नवंबर को 2800 के आसपास आया उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और देखते हो कि 14 और 18 नवंबर को स्टॉक 2900 के आसपास था। यानी इसने हमने फिर से एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। आप ये देख सकते हो कि 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक 2950 तक आया, लेकिन उसके बाद उसमें फिर गिरावट हुई। 21 नवंबर को स्टॉक आ गया 2883 पर और आप देख देखिए फाइनली 22 नवंबर को आ गया 2700 तक। तो ये काफ़ी समय के बाद निचले लो प्राइस पे आ गया है और ये दबाव बना हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर रहा है। अगर कंपेयर करें हम जून क्वार्टर से तो देखिए सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें। इस बार 3663.46 करोड़ की टोटल इनकम थी। पिछले क्वार्टर में यह 3496.41 करोड़ के आसपास थी। तो बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी टोटल इनकम में वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ देखें तो इस बार 4.78% अप रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.75% डाउन था। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार 3133 करोड़ का टोटल खर्च रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2932 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। टी ग्रोथ की बात करें तो 6.88% अप रहा है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 5.14% डाउन था। एबिटाडा देखें तो इस बार 529.67 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 564.22% था करोड़ का था। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो इस बार 6.12% डाउन रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 20.66% अप था। पीएटी की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इस बार 361.65 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 394.14 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट इस बार गिरा है। पीएटी ग्रोथ इस बार 8.24% डाउन रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में यह 25.09% अप पर था। तो पीएटी ग्रोथ में कमी आई है। एबिटाडा मार्जिन इस बार 14.46% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 16.14% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 9.87% के आसपास इस बार रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 11.27% था। और ईपीएस की बात कर ले तो 13.75 रुपीज़ रहा है पर शेयर इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 14.98 रुपीज़ के आसपास था। तो इस बार क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन अब यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक रहे। रेवेन्यू 3.57 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 1.05% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 361.65 करोड़ की रही, जहाँ पे 14.78% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 13.71 रहा है, जहाँ पे 9.07% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.12% रहा,
जहाँ पे 13.5% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो यहाँ पे रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ने ही ज़बरदस्त जंप दिखाया, यानी रिजल्ट ईयर ऑन बेसिस पे तो अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में कमी रही है, लेकिन रिवेन्यू भी बढ़ा है। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बेहतर है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है यूएस से। कंपनी का यूएस में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर इस समय ज़्यादा डिपेंडेड है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बनने की यहाँ पे संभावना बनी है, अभी सरकार उनके हाथ में तो नहीं आई है, लेकिन वो राष्ट्रपति बनेंगे, वो जीत चुके हैं इलेक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। उनके हिसाब से ये बहुत खर्चीले हैं और इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में अगर उनकी तरफ से ये सारे प्रोजेक्ट बंद किए जाएंगे, या जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है, जो टैक्स में राहत वगैरह जो दी जाती है, वो सारी बंद की जाती है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो हाथ से छीन जाएगा इस समय कंपनी के। और इसने ही एक चिंता का वातावरण बना दिया है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कंपनी के शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन इंडिया के अंदर उनका बिजनेस अच्छा है, इंडिया पूरा सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को। इनको अभी मार्केट बढ़ाने होंगे, दूसरे यूएस को छोड़ के दूसरे मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाना होगा और इंडिया के बाजार में अपना फोकस करना होगा, तब जाके ये जो सिचुएशन है बदल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चिंता यही है, जिस वजह से ये जो तेज़ी से शेयर की प्राइस बढ़नी थी वो बढ़ नहीं पाएगी और लगेगा इस पर थोड़ा ब्रेक, ये सिर्फ यूएस की वजह से। अब इस रिजल्ट को लेके नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ की तरफ से कहा गया कि इस बार जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो म्यूट रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही है कि जो एक्सपोर्ट है वो 27% डाउन रहा है और कंपनी का खर्च बढ़ा है। तो ये देख सकते हो कि जो कंपनी के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि 60% वृद्धि हुई है एक्सपोर्ट के ड्रॉप में। ड्रॉप ज़्यादा आ रहा है, इस बिजनेस काफ़ी कम रहा है इस बार एक्सपोर्ट का, और आने वाले समय भी संभावना और निगेटिव बनी हुई है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना है। परंतु नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, वो ट्रैक पे है और आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाएगी डोमेस्टिक मार्केट में। ओवरसीज़ मार्केट के बजाय अब वो डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करे, लेकिन ओवरसीज़ में भी दूसरी और जो कंट्रीज है वहाँ पर भी अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, जिससे आने वाले समय एक बेहतर उम्मीद की जा रही है। तो वारी एनर्जी को लेकर नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इस समय बुलिश ही है और देख रहे हैं कि आने वाले समय जिसका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। करंटली अगर आप देखें तो 13.3 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी है इनकी इंडिया के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है और इससे ये एक तरह से मार्केट लीडर है इस हिसाब से। तो आने वाले समय इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा। फाइनेंशियल 2027 तक वो अपनी जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे देखो कि सोलर मॉड्यूल की 21 गीगावाट तक पहुँचाने की कैपेसिटी लक्ष्य रखा है और देखो कि सेल कैपेसिटी है वो 11 गीगावाट तक पहुँचाएंगे 2027 तक। ऐसे में शेयर की प्राइस बढ़ेगी। अब सवाल निकल के आता है कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है, वो पी रेशियो से ही पता चलेगा। तो पेयर कंपनियों से इसको तुलना करके देखते हैं। सीमेंस सबसे ऊपर है जिसका पी रेशियो इस समय 100 के आसपास है। एबीबी इंडिया दूसरे नंबर की कंपनी है जिसका पी रेशियो 86 का है। सीजी पावर और इंडस्ट्री सॉल्यूशन की बात कर ले तो ये 122 का इसका पी रेशियो है और हेवल्स इंडिया का 73 का पी रेशियो है। सुइलोन एनर्जी 293 का पी रेशियो है। वारी एनर्जी का 67 का पी रेशियो है। हिताची एनर्जी जिसका 244 का पी रेशियो है और जी वेरोना टी&डी इंडिया की बात करें तो इनका 121 का पी रेशियो है। अपार इंडस्ट्रीज़ का 45 का पी रेशियो है और आइनॉक्स विंड का 774 का ज़बरदस्त बहुत महंगा शेयर है, पी रेशियो बहुत हाई है। अब इस पूरी लिस्ट में आपको देखें तो सबसे सस्ता अगर पी रेशियो किसी का दिखा दे वो अपार इंडस्ट्रीज़ का है। यह स्टॉक काफ़ी नीचे है और देख सकते हैं पेयर कंपनियों की तुलना में कम नंबर 1 पे है सबसे कम के हिसाब से यानी पी रेशियो में, लेकिन नंबर 2 पे वारी एनर्जी से, यानी वारी एनर्जी का पी रेशियो पूरी इस लिस्ट में जहाँ पे आपको कम से कम 10 कंपनियाँ दिखाई देगी तो उसमें नंबर 2 पे है पी रेशियो के मामले में, यानी ये स्टॉक सस्ता है। तो इस हिसाब से आने वाले समय इसकी प्राइस में उम्मीद है कि बढ़ जाएगी प्राइस, क्योंकि सस्ता है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। तो बाजार में जैसे संभावना पॉजिटिव बनेगी तो ये फिर से बेहतर कर सकता है। फिलहाल के लिए चिंता बनी हुई है यूएस से, तो इसीलिए स्टॉक थोड़े से समय दबाव में रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।